हिमाचल बोर्ड के 12वीं रिजल्ट में गड़बड़ी पर बवाल, शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश। हरोली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मिली करोड़ों की सौगात, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास। हिमाचल में एक हफ्ते तक बारिश के आसार, 6 जिलों में अंधड़ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। चूड़धार यात्रा में अब नहीं लगेगा कोई शुल्क, विभाग ने जारी किए आदेश। देश में फैल रहे कोविड-19 के मामले, ICMR बोला घबराने की जरूरत नहीं। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर अब सरकार हरकत में आ गई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गलती अंग्रेजी विषय की उत्तर कुंजी में हुई थी, जिसकी वजह से 4722 छात्र फेल घोषित कर दिए गए थे। हालांकि अब परीक्षा परिणाम में संशोधन कर दिया गया है और हजारों छात्रों को राहत मिली है, लेकिन इस चूक ने बोर्ड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंत्री ने साफ किया है कि इस लापरवाही में जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने बताया कि किन्नौर, शिमला और सिरमौर जिलों में वर्षों से खाली पड़े TGT पदों को भरा गया है। वहीं 3100 पदों की सीधी भर्ती अभी भी चयन आयोग के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि विभाग के युक्तिकरण की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी, लेकिन इसमें कई त्रुटियां भी रही। इसलिए जून में प्रस्तावित बैठक में युक्तिकरण नीति पर नए सिरे से फैसला लिया जाएगा, ताकि शिक्षकों को भी राहत मिले। देखिए, ये तो साफ है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जिम्मेदारी तय करना, ताकि भविष्य में किसी छात्र का नुकसान न हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को अपने 3 दिवसीय ऊना जिले के दौरे के दूसरे दिन हरोली विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया और करोड़ों रुपए की विकास योजनाएं जनता को समर्पित की। इस दौरान ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। उन्होंने नाबार्ड के तहत बनने वाली सड़कों, पुलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण एवं अपग्रेडेशन कार्यों की आधारशिला रखी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि गांव और गरीबों की सेवा हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर है। विकास हमारा मूल मंत्र है और इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं जब बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर सवाल किया गया तो उप मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस सत्ता में है और विकास कर रही है, वहीं बीजेपी विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के बयानों से सरकार के विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विपक्ष की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इससे विकास की रफ्तार थमने वाली नहीं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। संगठन की खामोशी पर अब दिल्ली दरबार भी एक्टिव हो गया है। इसी कड़ी में 31 मई को शिमला में बड़ा सियासी मंथन होने जा रहा है। पार्टी की प्रभारी रजनी पाटिल शिमला पहुंचेगी और प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से 1-to-1 बातचीत करेंगी। इस अहम बैठक में कांग्रेस के सभी फ्रंटल संगठन प्रमुखों को भी बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इसी बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नए संगठन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। दरअसल हिमाचल कांग्रेस में पिछले 7 महीने से संगठन अस्तित्व विहीन है। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणियां भंग है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और ऐसे में नए नेतृत्व को लेकर मंथन तेज हो गया है। कांग्रेस के भीतर कई नामों की चर्चा है। मंत्रियों में मुकेश अग्निहोत्री, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह का नाम सामने आ रहा है, जबकि विधायकों में कुलदीप राठौर, संजय अवस्थी, सुरेश कुमार और विनोद सुल्तानपुरी रेस में बताए जा रहे हैं। हालांकि अंतिम फैसला जो है वो हाईकमान को करना है, लेकिन इससे पहले रजनी पाटिल की कोशिश होगी कि किसी एक नाम पर प्रदेश के नेता सहमत हो। अब देखना यह है कि क्या इस बैठक से संगठन को नई दिशा मिलती है या गुटबाजी का दायरा और बढ़ जाता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक बारिश होने की संभावना जताई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए अंधड़ और ओलावृष्टि को लेकर भी ऑरेंज अलर्ट विभाग द्वारा जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 मई को कुछ पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 28 मई और 30 मई के बीच भी राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार है और 31 मई से 2 जून तक कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। लिहाजा प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने और मौसम को लेकर अपडेट्स पर नजर बनाए रखने की अपील की है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। चूड़धार मंदिर में श्रद्धालुओं से वसूला जाने वाला शुल्क अब नहीं लगेगा। जन विरोध और धार्मिक संगठनों की आपत्तियों के बाद सरकार को फैसला फिलहाल टालना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के वन विभाग द्वारा सिरमौर जिले के प्रसिद्ध चूड़धार मंदिर और वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रवेश शुल्क लगाने का फैसला अब अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। धार्मिक संगठनों और स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। 2 अप्रैल 2025 को शिमला वन्य जीव मंडल ने एक आदेश जारी कर पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए चूड़धार अभ्यारण्य में आने वाले लोगों से शुल्क वसूलने की व्यवस्था लागू की थी। लेकिन इस फैसले के बाद क्षेत्र में नाराजगी फैल गई, क्योंकि चूड़धार एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और श्रद्धालु इसे आस्था से जोड़ते हैं। लगातार मिल रही आपत्तियों के बाद 27 मई यानी कि आज विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसमें पुराने आदेश को स्थगित कर दिया गया है। विभाग का ये कहना है कि अब एक समग्र और पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें धार्मिक यात्रियों को छूट और पर्यावरण संरक्षण का संतुलन रखा जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश में एम्बुलेंस सेवाएं आज रात 8 बजे से ठप पड़ सकती हैं। राज्य भर में तैनात एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 24 घंटे तक इमरजेंसी सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है। इसका असर सीधे तौर पर मरीजों पर पड़ेगा, जिन्हें आपात स्थिति में खुद ही अस्पताल पहुंचने की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। एम्बुलेंस कर्मचारियों की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली, सेवा से निकाले गए 14 कर्मचारियों की बहाली। दूसरी, जिन कर्मियों का ट्रांसफर किया गया है उन्हें पहले के स्टेशन पर वापस भेजा जाए। और तीसरी, जनवरी 2020 के हाईकोर्ट आदेश के अनुसार न्यूनतम मानदेय दिया जाए। राज्य में एम्बुलेंस कर्मचारी लंबे समय से कोर्ट के आदेश के अनुसार न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इन कर्मचारियों को महज 11,300 मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो न्यायोचित नहीं माना जा रहा। प्रदेश में 1400 से अधिक एम्बुलेंस कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से कई 10 से 15 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। देश में कोविड-19 के नए मामले 1000 के पार पहुंच गए हैं और ऐसे में अब ये सवाल उठता है कि क्या फिर से आफत बनकर कोरोना लौट रहा है, और सबसे अहम बात, बचाव कैसे किया जाए। दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में तेजी से केस जो है सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे नए वेरिएंट NB.1.81, JN.1, LF.7 को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये वेरिएंट अमेरिका और चीन में पहले ही दस्तक दे चुके हैं और अब एशिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1047 हो गई है और सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में है। महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है और इनमें से 9 की मौत 1 हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। हालांकि ICMR यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने लोगों से घबराने की अपील नहीं की है। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल के मुताबिक अब तक मिले सभी मामले गंभीर नहीं हैं और सरकार पूरी निगरानी कर रही है। तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। मास्क पहनना, हाथ धोना, भीड़ से बचना और सफाई का ध्यान रखना, यही है हमारी सबसे बड़ी ढाल। इसलिए सावधान रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में आज वट सावित्री व्रत के अवसर पर विवाहित महिलाओं ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा अर्चना की। पारंपरिक परिधान और सुहाग श्रृंगार में सजी सुहागिनें मंदिरों के समीप स्थित बरगद के पेड़ों के नीचे एकत्र हुई और वट वृक्ष की पूजा कर अपने पतियों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। सुहागिनों ने बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए उसमें 108 बार कच्चे सूत का धागा लपेटा। पूजा के दौरान खीरा, खरबूजा, पकवान, जल और अन्य पूजन सामग्री वट वृक्ष की जड़ में अर्पित की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने परस्पर सुहाग की सामग्री, जिसे कि सुहागी कहा जाता है, उसका आदान प्रदान कर एक दूसरे के सुखमय वैवाहिक जीवन की भी कामना की।
आज के बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।